नमस्कार। चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं सीधा ऋग्वेद की दुनिया में। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं ये सिर्फ कविताएं या प्रार्थनाएं नहीं थीं, बल्कि इनसे एक पूरे जटिल समाज की नींव रखी गई थी। तो जब भी हम पुराने जमाने के यज्ञों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? आग, मंत्र, देवताओं को आहुति, यही सब है ना? पर जरा सोचिए, अगर यही अनुष्ठान, यही यज्ञ उस समय की एक बहुत ही जटिल आर्थिक व्यवस्था का केंद्र रहे हों तो चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। हम ये देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के जो सबसे पवित्र माने जाने वाले अनुष्ठान थे, मतलब कि यज्ञ, वो कैसे सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो धन को फिर से बांटने यानी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत शक्तिशाली जरिया भी थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यज्ञ सिर्फ कोई आध्यात्मिक लेन देन नहीं था। नहीं, ये एक सिस्टम था, एक ऐसा तरीका जिससे समुदाय के अंदर पैसा, मवेशी और दूसरा सामान घूमता रहता था। इससे ये पक्का होता था कि सारी दौलत किसी एक जगह पर इकट्ठी ना हो जाए। और देखिए, हर यज्ञ का अपना एक खास आर्थिक काम था। जैसे अग्निहोत्र, ये रोज होने वाला अनुष्ठान डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देता था। फिर था सोमयज्ञ, जो खेती और औषधियों के ज्ञान से जुड़ा था। और जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे जैसे राजसूय और अश्वमेध, उनसे तो बहुत बड़े पैमाने पर धन का लेन देन होता था। राजा मवेशियों और सोने का दान करते थे, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरह का बूस्ट मिलता था। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था से हटकर अब थोड़ा उस दुनिया पर नजर डालते हैं जिसमें ये लोग रहते थे, क्योंकि ऋग्वेद सिर्फ भजनों का संग्रह नहीं है, ये तो एक भौगोलिक खजाना भी है। देखिए कितना दिलचस्प है ये। ऋग्वेद में जिन नदियों का जिक्र है वो आज भी बहती हैं, बस उनके नाम बदल गए हैं। जैसे सिंधु नदी आज की इंडस है, वितिस्ता आज की झेलम है, और परुष्णी को आज हम रावी के नाम से जानते हैं। मतलब ये एक तरह का नक्शा है जो हमें सीधा ऋग्वैदिक भूगोल के बीचों बीच ले जाता है और उस जमाने को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देता है। तो हमने उनकी अर्थव्यवस्था और भूगोल को तो देख लिया। अब बारी है खुद उस ग्रंथ को समझने की कि आखिर ऋग्वेद की बनावट कैसी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ऋग्वेद को 10 किताबों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। फिर इन 10 मंडलों के अंदर हैं 1028 भजन यानी सूक्त, और इन सूक्तों के अंदर हैं करीब करीब 10,600 छंद या मंत्र। मतलब ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये एक बहुत ही विशाल और जटिल ग्रंथ है। पर यह पूरा ग्रंथ एक बार में नहीं लिखा गया था। इसके जो मंडल 2 से 7 हैं उन्हें फैमिली बुक्स भी कहते हैं, और ये सबसे पुराने हिस्से हैं। इन्हें कुछ खास ऋषि परिवारों ने रचा था, जबकि मंडल 1 और 10 ये बहुत बाद में जोड़े गए। और हम आगे देखेंगे कि इन्हीं बाद के मंडलों में कुछ सबसे ज्यादा असर डालने वाले विचार मौजूद हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्राचीन ग्रंथ के शायद सबसे गहरे और स्थायी प्रभाव की। हम 2 ऐसे खास श्लोकों पर गौर करेंगे जिन्होंने हजारों सालों से भारतीय सोच को एक दिशा दी है। इनमें से पहला है गायत्री मंत्र। ये हमें मिलता है मंडल 3 में। इसका पूरा फोकस व्यक्तिगत चेतना पर है। मतलब ये ज्ञान और बुद्धि को जगाने के लिए एक प्रार्थना है जो आगे चलकर व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा आधार बना। और फिर आता है पुरुष सूक्त, जो बाद में जोड़े गए मंडल 10 का हिस्सा है। ये सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समाज की व्यवस्था के बारे में एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करता है। इसमें यह विचार सामने रखा गया है कि पूरा समाज एक विराट पुरुष, एक कॉस्मिक बीइंग से पैदा हुआ है, और इसी ने वर्ण व्यवस्था की दार्शनिक नींव रखी। तो यहाँ पर 2 बहुत शक्तिशाली विचार एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है गायत्री मंत्र, जिसका केंद्र है व्यक्ति, उसका अपना आंतरिक ज्ञान, और दूसरी तरफ है पुरुष सूक्त, जिसका सरोकार पूरे समाज की बनावट से है। व्यक्ति और समाज के बीच का यही जो एक खिंचाव है, यही ऋग्वेद की सबसे गहरी विरासतों में से एक है। और यहीं पर आके ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 3,500 साल पुराने ग्रंथ से निकले विचार, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, भूगोल से, व्यक्तिगत ज्ञान से या फिर सामाजिक संरचना से, वो आज भी हमारे समाज में गूंजते हैं और उसे लगातार एक शक्ल देते रहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।